पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। बेल आउट पैकेज की आस लगाए बैठे पाकिस्तान को आईएमएफ ने बहुत बड़ा झटका दे दिया। कर्ज देने के लिए पाकिस्तान के सामने आईएमएफ ने ऐसी शर्त रख दी जिसे पाकिस्तान चाहकर भी पूरा नहीं कर सकता, जिसका सीधा मतलब यह कि आईएमएफ से पाकिस्तान को अब अठन्नी की भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आईएमएफ ने ऐसी शर्त रख दी जिसे पूरा करने के बारे में पाकिस्तान सपने में भी नहीं सोच सकता। आईएमएफ ने शर्त रखी है कि पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंतर को बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहा जाता है। एक्सपोर्ट ज्यादा होना इसे पॉजिटिव बनाता है, जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है, और अगर इंपोर्ट ज्यादा हो जाए तो ये नेगेटिव हो जाता है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार इस वक्त खाली होने की नौबत है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का इंपोर्ट तो बहुत ज्यादा है जबकि एक्सपोर्ट काफी कम है। और आईएमएफ ने कह दिया है कि उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ठीक करने के बाद ही बेल आउट पैकेज दिया जा सकता है। अब कुछ हफ्तों या महीनों में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में इतने बड़े बदलाव तो लगभग नामुमकिन ही माने जाते हैं। ऊपर से पाकिस्तान की मुसीबत यह है कि अगर 30 जून से पहले उसे आईएमएफ से बेल आउट पैकेज की किस्त नहीं मिली तो ये पैकेज ही खत्म मान लिया जाएगा। मतलब उसके बाद बेल आउट पैकेज भी खत्म और पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद भी खत्म। जिस पैकेज के लिए पाकिस्तान आईएमएफ के सामने गिड़गिड़ा रहा है वो कुल $650 करोड़ का है। पैकेज की जो किस्त पाकिस्तान को मिलनी है वो केवल $110 करोड़ की है। खबर है कि पाकिस्तान की सरकार ने तो आईएमएफ की इस नई शर्त पर शोर मचाना भी शुरू कर दिया। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने कहा कि पहले आईएमएफ ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान भी इस शर्त का मतलब अच्छी तरह समझता है। अगर आईएमएफ अपनी इस शर्त पर टिका रहा तो आईएमएफ के दरवाजे तो पाकिस्तान के लिए पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, वो भी ऐसे वक्त पर जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दम तोड़ चुकी है और उसे इस पैकेज की सबसे ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तान की सरकार तो आईएमएफ के साथ नए सिरे से बातचीत करने की तैयारी कर रही थी। पाकिस्तान की कोशिश आईएमएफ को भरोसा दिलाने की है कि उसकी सारी शर्तें पूरी कर ली गई हैं। लेकिन उससे पहले ही आईएमएफ ने सबसे बड़ी और कड़ी शर्त लगाकर उसके प्लान पर पानी फेर दिया। हालांकि पाकिस्तान के सामने एक ही विकल्प है कि उसका कोई दोस्त उसके लिए खजाने का दरवाजा खोल दे, लेकिन न तो मुस्लिम देशों के मसीहा मुल्क उसका साथ दे रहे हैं और न ही चीन उसकी कोई मदद कर रहा है। मतलब साफ है कि इस बार पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता। इधर मध्य प्रदेश के रतलाम में एक ही परिवार के 4 लोगों की डूबकर मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब सभी लोग होली खेल रहे थे, लेकिन तभी खेतों के बीच बने तालाब में एक लड़का डूबने लगा। उसे बचाने के लिए 3 और लोग पहुंचे, लेकिन वो भी पानी में समा गए। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई और गाँव वालों की मदद से शवों को निकाला गया। 4 व्यक्तियों की इसमें मृत्यु डूबने से हुई है। इस घटना पर दुख जताते हुए शिवराज सिंह ने पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। उधर यूक्रेन से जंग के बीच रूस में महिलाएं भी युद्ध की ट्रेनिंग ले रही हैं। रूस के येकातेरिनबुर्ग शहर में उन्हें लड़ाई की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें दुश्मन पर वार करने के साथ साथ उसके हमले से खुद को बचाने के गुर सिखाए जा रहे हैं। पुतिन की ये लेडी आर्मी खतरनाक बंदूकों को भी चलाना सीख रही है। बताया गया कि इनमें ज्यादातर महिलाएं अपना काम, घर परिवार और बच्चों को छोड़कर अभ्यास करने के लिए आती हैं। रूसी सेना के जवान येकातेरिनबुर्ग शहर के एक स्पोर्ट्स क्लब में इन महिलाओं को हफ्ते में 3 दिन ट्रेनिंग देते हैं। हालांकि इस ट्रेनिंग का आयोजन एक निजी संस्था करवाती है, जिसका मकसद रूस के लोगों में देशभक्ति की भावना जगाना है। Самая основная глобальная цель – это поднятие патриотического духа нашего населения. आयोजकों ने बताया कि ट्रेनिंग के बाद इन महिलाओं को युद्ध के मैदान में भेजने की फिलहाल कोई योजना नहीं है, लेकिन लेडी आर्मी को इस हिसाब से तैयार किया जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर वो जंग में भी मोर्चा संभाल सकें। इधर महाराष्ट्र में निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश बाबूराव काडू उर्फ बच्चू काडू को अदालत से बड़ा झटका लगा। नासिक की जिला और सत्र अदालत ने उन्हें मारपीट के एक मामले में 2 साल की सजा सुना दी और उन पर 5,000 का जुर्माना भी लगाया गया। बच्चू काडू पर साल 2017 में नासिक नगर निगम के कमिश्नर से मारपीट करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप लगे थे। अब अदालत ने उसी मामले में उन्हें 2 साल के लिए जेल भेज दिया। उधर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक 7 मंजिला इमारत में जोरदार धमाका हो गया। धमाके के बाद इमारत में आग लगने से 16 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा घायल हो गए। ये धमाका ढाका के भीड़ भाड़ वाले गुलिस्तान इलाके में हुआ, जहां 7 मंजिला इमारत में धमाके के बाद 2 मंजिलें पूरी तरह आग की चपेट में आ गईं, जिसमें 16 लोगों की जान चली गई। जबकि रेस्क्यू के काम में जुटी फायर ब्रिगेड टीम के मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। इस हादसे में बगल की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। घायल हुए लोगों में किसी को एम्बुलेंस तो किसी को ठेले पर रखकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ ये अब तक पता नहीं चल पाया। इस बीच पंजाब के आनंदपुर साहिब में एक युवक की हत्या के बाद से तनाव का माहौल है। वहां एक दिन पहले होला मोहल्ला के मेले के दौरान सिखों के निहंग समुदाय के कपड़े पहने हुए एक लड़के की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से वहां तनाव का माहौल है। बताया गया कि निहंगों वाले कपड़े पहने हुए उस लड़के की वहां कुछ लड़कों से पहले कहासुनी हुई और उनके बीच मारपीट शुरू हो गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। इस घटना में जिस लड़के की मौत हुई वो पिछले महीने ही कनाडा से आया था
उधर इजराइल के मीडिया ने ऐसा विस्फोटक दावा किया कि ईरान में सनसनी मची है, क्योंकि दावा यह है कि इजराइल ईरान के पड़ोसी और उसके दुश्मन अजरबैजान में चोरी छिपे हथियारों का जखीरा तैयार करने में लगा है। और अजरबैजान को हथियारों की यह सप्लाई आज से नहीं बल्कि कई साल से चल रही है और बेरोक-टोक चल रही है, जिसका एक ही मतलब है कि इजराइल और ईरान की जंग अब दूर नहीं। वैसे भी अजरबैजान इजराइल से अब तक उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन तक खरीद चुका है। इजराइल के मीडिया का दावा है कि बीते 7 साल में अजरबैजान से 92 बार हवाई जहाज इजराइल के दक्षिण में मौजूद उफ्दा एयरबेस पर उतरे। अजरबैजान की जिस एयरलाइन के विमान इजराइल के एयरबेस पर पहुंचे वो थी सिल्क वे एयरलाइंस। सिल्क वे एयरलाइंस दुनिया के कई देशों के रक्षा मंत्रालयों के लिए काम करती है और दावा है कि उसी एयरलाइन के विमान हथियार लेकर इजराइल से अजरबैजान पहुंचे, यानी इजराइल धड़ल्ले से अजरबैजान को हथियार देने में लगा है और इसलिए ईरान के लिए यह खतरे की बहुत बड़ी घंटी है, क्योंकि ईरान को इजराइल फूटी आंख नहीं सुहाता और इजराइल मुफ्त में तो अजरबैजान को हथियार देता नहीं, इसके बदले में वो अजरबैजान से तेल लेता है। इतना ही नहीं, अजरबैजान को हथियार देने की इजराइल और भी बड़ी कीमत वसूलता है। ऐसी कई मीडिया रिपोर्ट छप चुकी हैं जो ये दावा करती हैं कि अजरबैजान ने इजराइल की सीक्रेट सर्विस मोसाद को अपने यहाँ एजेंट बैठाने की खुली छूट दी हुई है, ताकि इजराइल ईरान की एक एक हरकत पर सीधी नजर रख सके। क्योंकि भले ही ईरान और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन दोनों पड़ोसी नहीं हैं। यहीं पर पिक्चर में अजरबैजान आता है, क्योंकि ईरान की अजरबैजान से भी नहीं बनती, लेकिन इजराइल और अजरबैजान के रिश्ते काफी अच्छे हैं। इसलिए ईरान में हड़कंप मचा है, क्योंकि अजरबैजान ईरान का पड़ोसी है। ईरान को इस बात का डर है कि इजराइल अजरबैजान को हथियार सप्लाई करके उसके पड़ोस में अपना हथियार डिपो बनाने में जुटा है, ताकि इजराइल अजरबैजान के रास्ते कभी भी ईरान पर हमला बोल सके। वैसे भी इजराइल 2 हफ्ते पहले खुल्लम खुल्ला ऐलान कर चुका है कि ईरान जैसा लातों का भूत बातों से नहीं मानने वाला, इसलिए उसके होश ठिकाने लगाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है जंग। यानी इजराइल ईरान के साथ वही खेल खेलने में लगा है जो ईरान उसके साथ खेलता आया है, क्योंकि ईरान इजराइल के पड़ोस में मौजूद लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को हथियार मुहैया कराता आया है और हिजबुल्लाह और इजराइल दुश्मन है। इधर तेलंगाना के हैदराबाद में वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के अध्यक्ष वाईएस शर्मिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहां वो महिलाओं के खिलाफ अपराधों का विरोध कर रही थी और इसी दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके बाद तो वहां हंगामा ही शुरू हो गया। उनकी पार्टी के नेता पुलिस की गाड़ी के सामने ही बैठ गए, जिन्हें पुलिस ने जबरन वहां से हटाया और फिर वो वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला को अपने साथ ले गई, जो मुंह पर काली पट्टी बांधकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। उधर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में सैकड़ों छात्रों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यूनिवर्सिटी के छात्र सरकार से अपने वादे पूरे करने की मांग करते हुए सड़कों पर उतरे, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। पहले तो प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पानी की बौछार का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद छात्रों को भगाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि सरकार अपने वादे पूरे करे और स्थानीय स्तर का चुनाव कराए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी छात्र संगठन के गिरफ्तार लोगों को रिहा करने की भी मांग की गई। श्रीलंका में महीनों से छात्रों की ओर से इसी तरह का प्रदर्शन जारी है। इस बीच इटली की राजधानी रोम में वहां की वायुसेना के 2 विमानों की ट्रेनिंग के दौरान आपस में टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों विमान आसमान से सीधे जमीन पर आ गिरे और इस हादसे में दोनों ही विमानों के पायलटों की मौत हो गई। हादसे के बाद का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक विमान रिहायशी इलाके में सड़क के किनारे आग की लपटों से घिरा नजर आया, जबकि दूसरे विमान का मलबा वहां से कुछ दूर एक मैदान में मिला। वहीं खबर है कि पश्चिम एशिया के 2 ताकतवर मुल्क एक दूसरे के दुश्मन बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। यूएई और सऊदी अरब हमेशा से एक दूसरे के दोस्त रहे हैं, लेकिन फिलहाल दोनों के बीच तलवारें खिंची होने की खबर है, जिसकी कोई साफ वजह सामने नहीं आई। यूएई और सऊदी अरब दोनों में ही सुन्नी मुसलमानों का दबदबा है। दोनों ही देश दशकों से अमेरिका के दोस्त रहे हैं। दोनों की ही अर्थव्यवस्था कच्चे तेल के दम पर चलती रही है, लेकिन दोनों के बीच कभी ऐसा तनाव नहीं बना जैसा अब दिख रहा है। दोनों के बीच तलवारें खिंचने का संकेत जनवरी में मिला था। उस वक्त यूएई की राजधानी अबू धाबी में पश्चिम एशिया के देशों का शिखर सम्मेलन हुआ था, लेकिन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस इस शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद यूएई के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शेख तैमूर बिन जायद ने सऊदी अरब का दौरा किया। अटकलें लगाई गईं कि यह दौरा दोनों मुल्कों में तनाव कम करने की कोशिश थी, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ।